हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो। मैं हूं बीपी और हम आ गए अपने फास्ट रिवीजन की सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने, एसिड बेस एंड सोल्ट को। तो कहने को तो ये फास्ट रिवीजन है, लेकिन पता है आपको ये फास्ट रिवीजन नहीं है। हम इसमें कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी को एंड लास्ट में हम एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टेस्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस विद रिवीजन नोट के साथ में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड आपको देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने एसिड बेस एंड सोल्ट को। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट हम किसको बोलेंगे? देखो, एसिड हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो वाटर में जाने पर या वाटर सोल्यूशन में जाने पर हमको H+ आयन देते हैं एंड बेस हमको देते हैं OH- आयन। एंड सोल्ट क्या होता है? जब हम एसिड और बेस को कंबाइन कर देते हैं एक साथ तो हमको मिल जाता है सोल्ट, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो एसिड बेस सोल्ट तो आपको समझ में आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी की एसिड हमको क्या देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जाकर H+ आयन एंड बेस क्या देते हैं OH- आयन। एंड सोल्ट जब एसिड प्लस बेस को मिला दो तो आपको मिल जाता है सोल्ट। अब आते हैं और भी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी पर जो हमारी एसिड बेस की हमको देखने को मिलती है। जो एसिड होते हैं ना, उनका जो टेस्ट होता है वो होता है सोर, खट्टा टेस्ट होता है। जैसे हमारा लेमन हो गया, विनेगर हो गया, फिर टमाटो हो गया हमारे किचन का, तो ये सब हमारे इनके अंदर होता है एसिड। ठीक है। अब जो भी हमारे खट्टे टेस्ट के आपको सब्सटेंस दिखाई दे, समझना वो है क्या है भाई, वो है एसिड। बेस क्या होते हैं? बेस का जो टेस्ट होता है वो हल्का सा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट का होता है। जैसे सोप हो गई भाई, ऑब्वियस आपने सोप को टेस्ट करके नहीं देखा होगा, बट सोप को अगर आप टेस्ट करेंगे या किसी भी डिटर्जेंट पाउडर को आप टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट आपको बिटर लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेस। टेस्ट में सोर, बेस होते हैं हमारे टेस्ट में बिटर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो एसिड होते हैं ना, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड बेस जस्ट इसका अपोजिट। बेस हमारे क्या होते हैं? बेस हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड टू ब्लू बेस एंड ब्लू टू रेड हमारा एसिड। अब हमारे कुछ एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है HCl, H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। बेस हमारे NaOH, COH का होल ट्वाइस एंड KOH। ये सब हमारे होते हैं बेस के एग्जांपल। अब आते हैं आगे भाई। बेसिक प्रॉपर्टी तो हमने एसिड बेस के बारे में जान लिया है। अब समझते हैं इंडिकेटर के बारे में। पता है इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? अच्छा, इंडिकेटर, इंडिकेट का मीनिंग तो पता होगा आपको। इंडिकेट मतलब किसी चीज का इशारा होना, राइट है ना। तो इंडिकेटर भी हमारे कैसे होते हैं? जिन चीज को आप टेस्ट नहीं कर सकते। अब आप हर चीज को तो ना टेस्ट करोगे कि ये सोर है या बिटर है, तो उसके लिए हमारा काम आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं जो उनके बिना टेस्ट के हमको बताएं कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो कैसे बताएंगे? वो बताएंगे कलर चेंज से। तो कलर चेंज से जब हमको समझ में आए, कलर चेंज होने के बाद कि ये एसिड है या बेस है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो हमारे स्मेल के बारे में बताता है कि स्मेल गायब हो रही है या फिर स्मेल ऐसे ही है, तो हम उससे पहचान पाते हैं कि वो हमारा एसिड है या फिर बेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर में आपको पढ़ना है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड चाइना रोल्स। क्या क्या होते हैं भाई ये? इन लिटमस हमारा जो होता है, सबसे पहले समझो लिटमस है क्या। लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम लाइकन। लिटमस को हम लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड एसिड में जाने पर लिटमस पेपर कैसा हो जाता है हमारा? एसिड में जाने पर लिटमस पेपर हमारा हो जाता है रेड कलर का। मतलब लिटमस पेपर रेड कलर देता है इन एसिड एंड ब्लू कलर देता है इन बेस। टर्मरिक हमारा क्या करता है? टर्मरिक एसिड में जाने पर येलो कलर ही रहता है। टर्मरिक जो हम अपने घरों में यूज करते हैं भी, हल्दी को, कैसा कलर होता है टर्मरिक का? येलो होता है। वो एसिड में जाने पर भी येलो ही रहता है, तो हम पहचान लेते हैं कि वो हमारा एसिड है। लेकिन जैसे टर्मरिक कांटेक्ट में आएगा बेस के, तो वो टर्मरिक कलर देता है बेस में कांटेक्ट करने पर रेड ब्राउन, लिटिल बिट रेडिश, रेड ब्राउन कलर हमको देता है। कौन? टर्मरिक। जैसे भी एग्जांपल है ना, हमारे घर में अगर हम खाना खा रहे हैं, सब्जी गिर जाए हमारे कपड़ों पर और फिर जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो कांटेक्ट में आता है सोप के,
डिटर्जेंट के, एंड वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारे बेस होते हैं। तो वहां पर हल्का हल्का स्टेन दिखाई देता है हमको रेड कलर का, करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो अब ये कॉन्टेक्ट में आ गया है बेस के, ये बेस है। इस तरीके से बेस में वो रेड ब्राउन देता है। रेड कैबेज क्या काम करती है भाई? रेड कैबेज जो होती है वो एसिड में जाने पर हमको रेड कलर देती है, मतलब रेड ही रहती है। ये हल्का पिंकिश कलर आपको मिलेगा, जनरली रेड ही रहती है। और बेस में जाने पर क्या करता है रेड कैबेज? बेस में जाने पर रेड कैबेज ग्रीन कलर का हो जाता है या येलोइश कलर का हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चाइना रोज या हिबिस्कस की। चाइना रोज और हिबिस्कस, एसिड में जाने पर हमारा हिबिस्कस, हिबिस्कस को हम कुछ लोग गुड़हल का फूल भी बोल देते हैं, तो वही सेम। एसिड में जाने पर वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, एंड बेस में जाने पर वो ग्रीन कलर का रहता, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो एसिड में जाने पर डार्क पिंक एंड बेस में जाने पर ग्रीन कलर, एग्जैक्टली। तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर, जब हम ये पहचाने कलर चेंज से कि ये हमारा एसिड है या फिर ये हमारा बेस। अब हम समझते हैं अपने सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलते हैं? सेम, वो भी हमारे कलर चेंज से हमको बताते हैं। जैसे जैसे भाई फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज भी कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन हमारा क्या बताता है कि अगर वो एसिड के कांटेक्ट में जाएगा तो फिनोप्थलीन हमारा एसिड के कांटेक्ट में जाने पर कलरलेस हमको फील होगा, मतलब कलरलेस हमको दिखाई देता है। बेस में जाने पर कैसा कलर हो जाता है फिनोप्थलीन का? फिनोप्थलीन का बेस में जाने पर पिंक कलर हो जाता है। एसिड में कलरलेस, बेस में जाने पर पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में जाने पर रेड कलर एंड बेस में जाने पर येलो कलर हमारा हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड, बेस में जाने पर येलो कलर हमारा देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर की, जो कुछ कलर से भी हमको ना पहचान में आए कि ये एसिड है या फिर बेस है, उनको कैसे पहचानेंगे? तो एक और तरीका है स्मेल से पहचानने, स्मेल से पहचानने का। तो स्मेल से पहचाने कि एसिड है या बेस है, ऐसे इंडिकेटर को बोलते ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको याद करने हैं भाई, ये हमारे होते हैं ओनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। आपको सोचना है कि आप वेनिला आइसक्रीम खाने एक फैक्ट्री में गए हैं, उसका नाम है उस फैक्ट्री का ओल फैक्ट्री, ठीक है जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओल फैक्ट्री। अब ओल फैक्ट्री में खाने गए हैं वेनिला आइसक्रीम को, तो क्या देखने को मिलता है आपको वहां? आपको देखने को मिलता है कि वेनिला के ऊपर वहां पर उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ है, गार्निश किया हुआ है अनियन से, एंड और किससे किया हुआ है? क्लोव से। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, तभी तो आप उस स्पेशल फैक्ट्री में गए खाने वेनिला आइसक्रीम को। तो कुछ ऐसे आपको याद रखना है। तो ऑनियन क्या काम करता है? एसिड में जाने पर उसकी स्मेल ऐसी ही रहती है, एंड बेस में जाने पर उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ऑनियन की बेस में जाने पर स्मेल एकदम से गायब हो जाएगी, एंड एसिड में जाने पर ऑनियन की स्मेल सेम ही रहती है। तो हम इजीली पहचान लेते हैं। जैसे हमारे घरों में खाना बनता है ऑनियन, गार्लिक, क्लोव का, अब जैसे वो बेस के कांटेक्ट में आते हैं, सोप के कांटेक्ट में आते हैं, उस लिक्विड जेल के कांटेक्ट में आते हैं, जो बेस है, तो उसमें उसके कांटेक्ट में आने पर वो जो स्मेल होती है अनियन, गार्लिक या क्लोव की, वो सारी की सारी गायब हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बेस के कांटेक्ट में आ गए हैं। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर अब आपको वैसे भी याद रहेगा। तो वेनिला भी सेम काम करती है, एसिड में जाने पर इसमें स्मेल उनकी सेम ही रहती है, एंड बेस में जाने पर उनकी स्मेल गायब हो जाती है। एज इट इज क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल की स्मेल वो चेंज हो जाता है एसिड में जाने पर, एंड बेस में जाने पर भी उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, मतलब बेस में जाने पर उनकी स्मेल गायब हो जाती है, एसिड में जाने पर थोड़ी सी स्मेल उसकी चेंज हो सकती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंडिकेटर। अब हम आ गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आगे। एसिड बेस के बारे में समझे कि जो एसिड और बेस होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग सॉरी, वो कुछ स्ट्रॉन्ग और वो कुछ वीक भी होते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ वीक एसिड और कुछ वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एंड वीक एसिड कौन सा होता है हमारा? CH3COH हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये हमारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। देखो, बेस को ना हम अल्कलाई सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अल्कलाई भी बोलते हैं। अल्कलाई हम किसको बोलते हैं? जो वाटर के अंदर जाकर सोलेबल हो जाए, वाटर के अंदर जाकर मिक्स हो जाए, ऐसे बेस को हम बोलते हैं अल्कलाई सॉल्यूशन या फिर अल्कलाई। ठीक है जी।
तो अल्कलाई वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? NaOH होता है, KOH होता है, वाटर सोल्यूबल बेस। एंड टच करने पर ये थोड़े सोपी होते हैं। सोप मतलब बहुत स्मूथ होते हैं। सोप, जैसे सोप को आप टच करोगे तो बहुत स्मूथ होती है ना एकदम से, एकदम से बहुत सॉफ्ट होती है। तो ऐसे ही हमारे सोपी टच देते हैं कौन? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस ऑल्सो। एंड जो हमारे वीक बेस होता है वो हमारा होता है NH4OH। ठीक है जी, ये हमारा वीक बेस होता है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है भाई, डाइल्यूशन सेफ्टी, क्योंकि हमको ये तो पता है कि वाटर सोल्यूशन में जाकर, एक्वा सोल्यूशन में जाकर एसिड हमको देते हैं H+ एंड बेस हमको देते हैं OH-। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको एसिड को चेक करना हो, और तो हमेशा आपको ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ एसिड लिया एक तरफ वाटर लिया और आपने क्या बोलते हैं एसिड के अंदर ऐसे वाटर को डाला। नेवर, ऐसा आपको कभी नहीं करना। डाइल्यूशन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा आपको एसिड ऐड करना है वाटर में, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो भी कैसे भाई? वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको ऐड करना है, और तुरंत तुरंत उसको ऐसे स्ट्रिंग भी करते रहना है अपने उस सोल्यूशन को। तो आपको लेना है वाटर, उसके अंदर क्या डालना है? उसके अंदर डालना है भाई आपको एसिड, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। अंडरस्टूड? क्यों ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना, बहुत ज्यादा एक्यूथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा इसमें से हीट निकलती है, हीट आउट होती है। तो हीट स्प्लैश को प्रिवेंट करने के लिए ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऑलवेज डाइल्यूशन सेफ्टी इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सब हम जान चुके हैं। अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल रिएक्शन जब हमारी होंगी, तो जब हम एसिड के साथ में मेटल मिलाते हैं या फिर बेस के साथ में मेटल मिलाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? जब हम एसिड या मेटल, एसिड के साथ में कोई मेटल मिलाते हैं या बेस के साथ में भी सेम, तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बबल्स की फॉर्म में, आप देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में। तो ऐसे बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और क्या मिलता है साथ में? साथ में मिलता है सोल्ट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मेटल लिया जिंक को, एंड जिंक के अंदर हमने मिलाया HCl। हमने HCl क्या है? क्योंकि एसिड है एक हमारा स्ट्रॉन्ग, तो जिंक मिलाया, HCl मिलाया, तो हमारा क्या हुआ? यहाँ से इस Zn ने इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर दिया, सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एंड Zn हमारे साथ में अटैच हो गया यहाँ पर क्लोरीन के साथ में, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड का सोल्ट, एंड साथ में निकल गई हाइड्रोजन गैस। पता है आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोप साउंड टेस्ट। पोप साउंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। क्या मतलब है पोप साउंड का? जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है बबल्स की फॉर्म में, हमको कैसे पता चलेगा कि जो वो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है? तो उसके लिए होता है एक टेस्ट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हमने देखो क्या मिलाया, हमने लिया एक एसिड को, ठीक है। एसिड के अंदर हमने क्या मिलाया? जिंक मेटल को मिला दिया। अब जिंक मेटल को मिलाया तो हमको क्या मिलने लगा? हाइड्रोजन गैस हमको यहाँ से बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो रही है, और हमको यहाँ पर एक सोल्यूशन मिल जाता है जिंक क्लोराइड का, मतलब जिंक क्लोराइड सल्फेट मिल जाता है, सॉरी जिंक क्लोराइड, यहाँ पर एक सोल्ट मिल जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है। तो उस हाइड्रोजन गैस को हम एक डिलीवरी पाइप से इसके अंदर यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, और जब उस हाइड्रोजन गैस के पास में हम जलती हुई मैच स्टिक, बर्निंग कैंडल या कुछ भी बर्निंग लेकर जाते हैं, तो वहां से आवाज आती है एकदम से पोप, पोप साउंड। उस आवाज की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको? पोप साउंड टेस्ट। और अगर आवाज आई तो समझना है कि वो क्या है? हमारा हाइड्रोजन गैस टेस्ट, या फिर कह सकते हो वो वहां से क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड? तो पोप साउंड टेस्ट समझ में आ गया होगा, जो हाइड्रोजन गैस के लिए किया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के क्वांटिटी में जैसे ही आप फायर लेकर जाएंगे, मैच स्टिक लेकर जाएंगे, बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे, तो वहां पर आएगा पोप साउंड, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम इसके अंदर HCl के अलावा क्या क्या मिला सकते हैं? H2SO4 भी मिला सकते हैं, एंड साथ में CH3COH भी मिला सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रूव करते हैं, क्योंकि एसिड हमारा H+ देता है, इसलिए प्रूव करते हैं कि ये हमारे एसिडिक हैं। अब आपको याद रखना है कि भाई ग्लूकोज एल्कोहल H+ रिलीज नहीं करते हैं, तो ग्लूकोज एल्कोहल ऑलवेज रिमेंबर, ग्लूकोज एंड एल्कोहल हमारे H+ नहीं देंगे, एंड ये हमारे एसिड भी नहीं होते हैं। ठीक है,
अब आते हैं आगे बेस के केस में। तो मैंने बताया था कि बेस एंड क्या बोलते हैं, एसिड, दोनों को साथ में अगर मेटल मिलाया जाए तो हमको मिलता है सोल्ट एंड साथ में मिलते हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी सेम ही मिलेगा बेसिक के केस में भी, लेकिन जो बेस है ना वो सभी मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता, केवल कुछ ही मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। जैसे भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के लिए, तो वो है जिंक। तो बेस को हमने लिया जिंक के साथ में, NaOH हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड जिंक हमारा मेटल है, तो हमको मिल जाता है सोडियम जिंकेट का सोल्ट Na2ZnO2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस हमारा सभी मेटल के साथ में रिएक्ट करता नहीं है, कुछ ही के साथ में करता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक मेटल। ठीक है, तो क्या बनाता है, हमको मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर आप एसिड मिलाओगे या मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक सोल्ट, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलेगा, चाहे आप मेटल कार्बोनेट लें या फिर मेटल कार्बोनेट लें, आपको मिलेगा एक सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। NaCl जो भी सोल्ट होगा वो सोल्ट, प्लस H2 एंड CO2 गैस। जैसे हमने लिया Na2 मतलब Na मेटल, CO3 कार्बोनेट, Na2CO3 लिया मेटल कार्बोनेट, साथ में मिलाया एसिड HCl, तो हमको मिला NaCl प्लस H2O प्लस में CO2। सेम यहाँ पर भी देखो H2O CO2 निकलेगा अलग, तो प्लस H2O और CO2 निकाल लेना आपको, रिएक्शन अगर एग्जाम में आ जाती है, और बचा हुआ जो भी मिलेगा ना आपको प्रोडक्ट में वो आपका सोल्ट ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो NaCl प्लस H2O CO2, अगर आप बाइकार्बोनेट लेंगे तब भी आपको सेम देखने को मिलेगा, चाहे मेटल कार्बोनेट ले या फिर मेटल बाइकार्बोनेट ले। इजी। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो CO2 गैस का भी एक टेस्ट होता है एग्जाम में, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पोप साउंड टेस्ट हो या फिर CO2 गैस टेस्ट हो। तो CO2 गैस से प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं CO2 टेस्ट। कैसे करते हैं भाई, हम लेते हैं लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, एंड CaOH के होल ट्वाइस में हम क्या मिलाते हैं, CO2 गैस को। जो यहाँ पर जो ये CO2 हमको मिलता है ना, उस CO2 गैस को हम किस में मिलाते हैं, उस CO2 गैस को हम मिलाते हैं CaOH का होल ट्वाइस में। ठीक है, और जैसे ही हम CaOH के होल ट्वाइस लाइम वाटर में उसको मिलाते हैं, लाइम मिलाते ही हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और थोड़ा सा पानी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, एंड हमको मिलता है H2O। ठीक है, अब CO2 गैस टेस्ट हमको क्या बताता है कि इसके अंदर CO2 गैस थी, ये हमको बताता है क्योंकि CO2 गैस मिलाने पर जो ये लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है कि जो लाइम वाटर है ये हो जाता है भाई मिल्की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइम वाटर कैसा हो जाता है, लाइम वाटर हो जाता है मिल्की, दूधिया रंग का, जैसे हमारे मिल्क का कलर होता है ऐसे कलर का CO2 गैस मिलाने पर लाइम वाटर हो जाता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। और अगर आपने CO3 H2O जो आपका लाइम ये मिल्की वाटर जैसा दिख रहा है आपका ये, अगर आप इसके अंदर और CO2 गैस मिला देंगे और एक्सिस में CO2 गैस मिलाते रहेंगे तो जो ये कलर है ना मिल्की कलर, धीरे धीरे ये डिसअपियर होने लगता है और आपको मिल जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, साथ में जो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो पूरा जो कलर है मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम्स क्लियर। अब इसके कुछ एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज आता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज आता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज आता है, हम इसको यूज करते हैं केक बनाने में, हम इसका यूज करते हैं बेकिंग में, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फायर एक्सटिंग्विशर, केक एंड बेकिंग, बेक करने में भी हम हेल्प करते हैं। तो चलिए CO2 गैस टेस्ट एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, ये रिएक्शन तो आपको याद भी हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि सोल्ट क्या होता है, सोल्ट बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट को ही बोलते हैं। मतलब अगर आप एसिड लेंगे और बेस लेंगे दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यस आपको मिल जाएगा सोल्ट, एकदम बढ़िया। तो हमने क्या लिया भाई, हमने लिया एसिड को एक कंटेनर के अंदर, हमने लिया साथ में बेस को, एसिड मान लीजिए आपने HCl लिया, बेस मान लीजिए आपने NaOH लिया। तो इसमें जब आपने एसिड को मिलाया बेस को मिलाया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोल्ट NaCl, और साथ में थोड़ा सा क्या मिलेगा
साथ में थोड़ा सा वाटर भी मिलेगा, तो एसिड प्लस बेस मिलाओगे तो आपको मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के लिए आपने लिया बेस NaOH, एसिड लिया HCl, तो आपको मिला सोल्ट NaCl एंड साथ में मिला वाटर साथ में मिला वाटर H2O। ओके, एंड इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड लें बेस लें दोनों को मिला दें आपको मिल जाए सोल्ट एंड साथ में वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ इंडिकेटर एंड पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो बेस, या पहले भी देख चुके हो कि फिनोप्थलीन का कलर कैसा होता है, बेस में जाने पर पिंक कलर का होता है, जैसे पिंक कलर का आप देख पा रहे हैं। एंड एसिड में जाने पर ये न्यूट्रल ही रहता है, या न्यूट्रल सोल्ट के पास में भी सेम ही कलर रहता है, एसिड के अंदर भी कलरलेस आपको ये दिखाई देता है। तो ये इंडिकेटर एंड पॉइंट भी है भाई। तो एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो सोल्ट है, न्यूट्रलाइज जो एक्सिस है, ये हमारा एंटी एसिड के फॉर्म में काम करता है, स्टोमक एसिड के फॉर्म में, एंड सॉइल ट्रीटमेंट में काम आता है। हम सॉइल के पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं न्यूट्रलाइज करके। अगर ज्यादा एसिड हो गया है तो उसमें थोड़ा, मतलब अगर ज्यादा एसिड हो थोड़ा बेस मिला देंगे तो वो चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी, हमको एक सोल्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, तो हम सॉइल का पीएच भी ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब समझते हैं कुछ और रिएक्शन, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन को। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड इन जनरल हमारे होते हैं बेस, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे होते हैं इन जनरल एसिडिक नेचर में। अब आप सोचो, अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड में, मतलब जो हमारे जनरल में बेसिक नेचर के होते हैं, अगर आप उसके अंदर एसिड को मिलाएंगे तो बेस और एसिड क्या मिलकर बना देंगे, बेस प्लस एसिड सोल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। एग्जैक्ट यहाँ पर वही होता है, तो आपको मिलेगा सोल्ट, साथ में मिल जाएगा वाटर। तो हमने लिया यहाँ पर एक बेसिक ऑक्साइड CuO, तो हमने इसमें मिलाया एक एसिड HCl को, तो आपको क्या मिला, CuCl2 एक सोल्ट, साथ में मिला आपको वाटर। इजी भाई। अब आपने अगर लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल, तो CO2 एसिडिक ऑक्साइड है एंड COH होल्ट वाइज आपका बेस है। CO2 देखो एसिडिक नेचर के होते हैं हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। कार्बन क्योंकि हमारा नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन कर दोगे तो वो हो जाता है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो आपको मिल जाता है फिर से सोल्ट CaCO3 जैसे, एंड साथ में मिलता है आपको वाटर। तो ये थे बहुत ही सिंपल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन। ठीक है, ये याद क्या रखना है आपको, मेटेलिक बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक आपके एसिडिक नेचर के होते हैं इन जनरल। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यही हमको दिखाते हैं कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में तो भी सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसी से हमें को पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो भाई इंपॉर्टेंट है स्लैग फॉर्मेशन में इन मेटलर्जी, एंड हमको अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को, एसिड रेन वगैरह को, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है। तो चलिए अब समझते हैं आगे। एसिड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप एसिड को वाटर में डालें या बेस को वाटर में डालें, तो ये तो हमको पता है कि एसिड वाटर में जाने पर हमको H+ देते हैं एंड बेस हमको वाटर में जाने पर OH- देते हैं। बट यहाँ पर आपको मैं एक बहुत क्लियर एक चीज बताना चाहती हूँ, जो एसिड होते हैं ना, वो वाटर में जाने कर हमको केवल H+ नहीं देते हैं, वाटर में जाने पर हमको एसिड देते हैं H3O+ बेसिकली। तो आपको अब ये याद रखना है, हमारा HCl लिया, हमने लिया साथ में वाटर में मिलाया उसको, तो वो H+ देते हैं ऑब्वियस, लेकिन H2 यहाँ पर भी तो होता है हमारे पास में, और एक H+ ये देता है, तो ये मिलाकर हमारा हो जाता है H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो अब आपको आज से याद रखना है कि एसिड वाटर में जाने पर हमको देते हैं H3O+ आयन, एंड साथ में हमारा मिल जाता है जो भी बचता है यहाँ से Cl-। तो H+ नेवर फ्री ऑलवेज, कभी भी H+ आपको हमेशा अकेला नहीं मिलता है, ऑलवेज आपको क्या मिलता है, हाइड्रेटेड एज H3O+, हाइड्रोनियम आयन के साथ में फॉर्म में आपको मिलता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर एसिड और बेस हमको कुछ आयन देते हैं, जैसे एसिड हमको देता है H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, बेस हमको देता है OH- आयन, हाइड्रोक्सी आयन। अगर हमको आयन मिलते हैं एसिड या बेस से वाटर सॉल्यूशन में जाकर, तो वहां पर होती है फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वहां पर होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो अगर आपने लिया एसिड या वट एवर यू टेक बेस, तो आपने साथ में लिया ये बैटरी साथ में जोड़ा, तो आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं।
जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल ना तो आपके H प्लस देते हैं ना ही आपके OH माइनस देते हैं, इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट नहीं करते हैं। तो आयंस कैरी करंट, आयंस ही करंट को कैरी करते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। ओके, इट्स वेरी वेरी इजी। अब समझते हैं आगे। आगे समझते हैं भाई बेस एंड अल्कलाई डिसोसिएशन एंड स्ट्रेंथ। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्कलाई सोल्यूबल बेस। अल्कलाई सोल्यूबल बेस हमारा क्या होता है, अगर आपने NaOH लिया, मतलब NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, बेस हमको क्या देता है, बेस हमको देता है OH माइनस, तो आपको मिलेगा Na प्लस एंड OH माइनस, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। COH होल्ट वाइज भी क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो आपका Ca2 प्लस देता है एंड साथ में T2OH माइनस भी देता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस डाई बेसिक एंड अल्कलाई सोल्यूबल बेस, क्योंकि ये वाटर के अंदर जाकर सोल्यूबल भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराते हैं, इसलिए इनको अल्कलाई सोल्यूबल बेस भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा क्यों स्ट्रॉन्ग है COH का होल्ट वाइज, ये क्यों NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको स्ट्रेंथ को नापने के लिए यूज करते हैं pH स्केल का। और pH स्केल भाई, pH स्केल क्या होता है, pH स्केल आप सब जानते हैं, pH स्केल हमारा होता है जिसमें 0 से लेकर हमारे पास में काउंटिंग होती है उस पर 14 तक। बेस को अगर आप मेजर करते हैं तो आफ्टर 7, 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14 तक हमारी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर pH वैल्यू 14 है तो हमारा हाइयर OH कंसंट्रेशन होगा, हाइयर OH माइनस कंसंट्रेशन होगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा। और जिसकी वैल्यू 8 है वो वीक बेस होगा, क्योंकि उसकी pH वैल्यू कम है। pH वैल्यू ज़्यादा, हाइयर OH माइनस कंसंट्रेशन होगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा, pH वैल्यू कम, वो उतना ही कम बेसिक होगा। एंड हमारे बेस कौन कौन से होते हैं pH स्केल पर, जो 8 से लेकर 14 तक अपनी pH वैल्यू को कैरी करते हैं। ठीक है जी। लास्ट आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि आपको हमेशा याद रखना है, प्रिकॉशन लेना है, कभी भी एसिड को डायरेक्ट टच नहीं करना है, नेवर टच, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड को ही ऐड करना है वाटर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, वरना आपको भी चोट लग सकती है एंड आपका वो फ्लास्क, कंटेनर, टेस्ट ट्यूब वगैरह ब्लास्ट हो सकता है, बहुत तगड़ा बस्ट हो सकता है। pH स्केल एंड न्यूट्रलाइजेशन, देखो न्यूट्रल हमारा होता है 7 पर, 7 पर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना हमारा बेस होता है pH लेवल पर। एसिडिक हमारे होते हैं 0 से लेकर 6 तक, बेसिक हमारे होते हैं 8 से लेकर 14 तक। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा भाई देखो, जो रेड ऑरेंज कलर हमारा होता है एसिड का, ये एसिड, ये हमारा होते हैं बेस, ग्रीन कलर हमारे पास में होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, न्यूट्रल का कलर होता है ब्लू। ठीक है जी, ग्रीन हमारा होता है न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल कलर होता है ग्रीन, ग्रीन हमारा होता है न्यूट्रल एंड ब्लू हमारे वायलेट होते हैं बेस। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप इसको याद रख सकते हो भाई विप ग्योर से, कि एग्जैक्ट मिडल में क्या आ रहा है, एग्जैक्ट मिडल में आ रहा है G4 क्या होता है ग्रीन, तो ग्रीन कैसा होगा हमारा, ग्रीन होगा हमारा न्यूट्रल। एंड ये V4 क्या होता है वायलेट, वायलेट कलर क्या होगा, जितना ज्यादा वायलेट होगा, वायलेट कलर हमारा क्या होता है बेस, और उधर क्या है R फॉर रेड, तो हमारा ये क्या होगा एसिड। तो बेस, ग्रीन एंड एसिड विप और से आप याद रख सकते हैं, न्यूट्रल में ग्रीन कलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड pH की कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है, जैसे हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, एनवायरमेंट में हेल्प करता है, एंड pH का फॉर्मूला भी होता है -log H3O+। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। pH स्केल की इंपॉर्टेंस, pH स्केल की स्ट्रेंथ, ये सब आपने जान लिया है, तो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। pH इन एवरीडे लाइफ, देखो स्टमक के अंदर नॉर्मल pH हमारा 1.5 एंड 2 होता है, एसिडिक होता है। एक्सेस में अगर एसिड होगा तो हमारा इंडाइजेशन हो जाएगा, तो एंटी एसिड के फॉर्म में काम करता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा बेस होता है बेसिकली, उसके साथ में रिएक्शन करता है और हमारी pH थोड़ा रेज हो जाता है, वो हमारा 1.5 से थोड़ा 7 तक पहुंच जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि वो एसिडिक होता है नॉर्मल, अंदर तो टेम्परेचर हमने बेस को कंज्यूम किया, तो बेस एंड एसिड मिलकर वो क्या बना देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज बना कर देते हैं, ना वो एसिड रहता है ना बेस,
और हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अगर हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन फील होता है, तो मतलब एसिडिक ज़्यादा बन गया है, उस एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एंटाएसिड, मतलब हम लेंगे एक बेस, जैसे मैग्नीशिया को हम लेते हैं, है ना? तो मैग्नीशिया क्या काम करता है, एंटाएसिड का काम करता है। वो एसिड प्लस बेस मिलकर हमको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमको आराम मिल जाता है। टूथ डिके, एनामल सॉरी इनामेल डीमिनरलाइज करके हमारा पीएच वैल्यू जो होती है 5.5 होती है। एसिडिक फूड एंड बैक्टीरिया हम कंज्यूम कर लेते हैं अपने फूड के साथ में। एसिडिक फूड के अंदर काफी एसिड होता है, बैक्टीरिया भी कंज्यूम कर लेते हैं। टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, टूथपेस्ट के अंदर होता है बेस। अब उस बेस की वजह से क्या होगा, टूथपेस्ट इज बेसिक, वो हमको प्रिवेंट करेगा डिके से, न्यूट्रलाइज कर देगा उस एसिड को, और हमको न्यूट्रलाइज फील होता है, हमारे माउथ में एसिडिक जलन फील नहीं होती है, क्योंकि बेस के आने पर, टूथपेस्ट के आने से हमारा जो माउथ है फ्रेश फील करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड रेन का पीएच होता है बेसिकली 5.6 से हमारा कम, 5.6 से कम है, मतलब जितना कम हमारा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, करेक्ट? तो हार्म्स हो जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम भी हमारा काफी हार्म हो जाता है एसिड रेन की वजह से। आइडियल पीएच फॉर प्लांट के लिए कितना पीएच होना चाहिए, प्लांट के लिए पीएच होना चाहिए 6 से लेकर 7.5 तक केवल। और सोइल हमारी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, सोइल हमारी अगर ज्यादा एसिडिक होती है तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, अमंड विद लाइम और ऑर्गेनिक मैटर, कुछ ऑर्गेनिक मैटर में लाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं, तो ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, जिससे कि सोइल का पीएच एडजस्ट हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो। ये थे हमारे एवरीडे लाइफ के पीएच की वैल्यूज। अब समझते हैं सोल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन। देखो, सोल्ट की फैमिली होती है, कुछ फैमिली ऑफ सोल्ट, जैसे कॉमन आयन हमारा सोडियम सोल्ट तो होता ही है NaCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट भी सोल्ट होता है, सोडियम सोल्ट बोलते हैं इसको, बिकॉज Na इज सोडियम। क्लोराइड सोल्ट भी होता है हमारा, जैसे NaCl, KCl, ये इनको हम क्लोराइड सोल्ट बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब H प्लस और OH माइनस हमारे मिलेंगे तो हमको मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर, मतलब एसिड प्लस बेस मिलेंगे तो हमारी रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइज, सोल्ट मिलेगा साथ में वाटर। ये रिएक्शन हमारी काफी एक्सोथर्मिक भी होती है। पीएच नेचर ऑफ सोल्ट हमने देख ही लिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने न्यूट्रल सोल्ट के बारे में जान लिया। देखो, अगर आपने मिलाया एसिड और बेस, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया और वीक बेस को लिया, तो बनेगा तो आपका सोल्ट एंड वाटर ही। लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया है तो जो सोल्ट बनेगा ना, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड उसके अंदर ज्यादा आपने लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसी का तो इफेक्ट भी होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो सोल्ट बनेगा आपका एसिडिक सोल्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड लेंगे, तो आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से उसका सोल्ट का नेचर होगा बेसिक नेचर। एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्ट भाई कहता है कि ना मैं स्ट्रॉन्ग बेस बन पाऊंगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड बन पाऊंगा, वो बन जाता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना ही बेसिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। पीएच की वैल्यू 7 होती है, वो न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक, पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। बेसिक सोल्ट जैसे CH3CONA सोडियम एसिटेट आपका कैसे बनता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपका बेसिक नेचर का बनेगा, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। ठीक है जी। प्रैक्टिकल यूजिंग भाई पिकलिंग में, इलेक्ट्रोलाइट में, फूड प्रिजर्वेटिव में काम आते हैं। एंड हमारे एसिडिक सोल्ट जो होते हैं, इनका भाई ये पेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, सोल्ट ने नेचर को कंफर्मेशन करते हैं। ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर का पीएच पेपर फॉर प्रिसाइज वैल्यू, ये सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। प्रैक्टिकल यूज के लिए काम आते हैं, बफर सोल्यूशन एंड हीटिंग पैड्स के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल सोल्ट NaCl, एसिडिक सोल्ट एग्जांपल NH4Cl, बेसिक सोल्ट CH3CONA सोडियम एसिटेट जिसका भाई नाम है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, जिसको हम क्लोर अल्काइल प्रोसेस ही बोलते हैं। क्लोर अल्काइल प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम सुनने में लग रहा है क्लोर अल्काइल प्रोसेस, ये बहुत सिंपल है। क्या होता है क्लोर अल्काइल प्रोसेस? क्लोर अल्काइल प्रोसेस होता है कि हमको लेना है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है भाई कि आपको लेना है NaCl विद वाटर। NaCl को अगर आपने पानी में मिला दिया, वाटर सोल्यूशन के अंदर मिला दिया, तो उस पूरे सोल्यूशन को बोलते हैं हम ब्राइन। तो आपने लिया ब्राइन NaCl प्लस H2O, तो आपको मिलेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको एक मिलेगा बेस।
एंड साथ में निकलेगी क्लोरीन गैस और साथ में और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH ये आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप ब्राइन के साथ अगर आप ब्राइन लेते हैं, ब्राइन मतलब NaCl प्लस H2O मिला देंगे तो NaOH बन जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। देखो NaOH का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमको बेसिकली इसका क्या यूज है, वो सोप में एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में, डिटर्जेंट में, इन सब में काम आता है। क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में काम आती है, PVC, CFCs एंड पेस्टिसाइड में काम आती है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी बहुत हेल्प करती है हमारी क्लोरीन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस तो भाई रॉकेट फ्यूल में काम आता है एंड अमोनिया के लिए, अमोनिया बनाने में काम आता है, बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है। तो ये इनके यूजेस हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। आगे समझते हैं, ये तो आपने समझ लिया, क्लोरअल्काइल प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl का होल ट्वाइस या फिर CaOCl ब्लीचिंग पाउडर। एंड एक हमारा होता है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कैसे बनता है, देखो क्लोरीन गैस के अंदर अगर आप CaOH का होल ट्वाइस ले, लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस मिलाए तो आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर एंड साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा वाटर। क्या यूज होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीचिंग पाउडर के यूज होते हैं टेक्सटाइल वाइटनिंग में काम आता है एंड डिसइंफेक्शन वाटर ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। एंड बेकिंग सोडा का क्या काम करते हैं, इसके प्रॉपर्टी और यूज है, माइल्ड बेस होता है, एंटी एसिड होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है एंड बेकिंग पाउडर कंपोनेंट में भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। एंड कैसे आता है हमारा NaSCO3 से कैसे बनाते हैं बेकिंग पाउडर, NaSCO3 को अगर हम गर्म कर दें तो हमको मिल जाता है Na2CO3, साथ में वाटर, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। अगर हम NaSCO3 को हीट कर दें, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर दें तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड इसके आगे वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर के कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हों किसी कंपाउंड के, तो हम उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे भाई द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट सोल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे CuSO4 into 5H2O कि ब्लू क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल हैं 5, दैट्स व्हाई दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे Na2CO3 यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल है 10 सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये भी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4 into 2H2O ये क्या है, जिप्सम। अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाए, फिक्स नंबर मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको बोलते हैं जिप्सम, जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे वॉशिंग सोडा जिसको हम Na2CO3 बोलते हैं into 10H2, इसके अंदर वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। क्या यूज है इसके, वो रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को वाटर की। यूज होता है हमारा ग्लास, सोप और पेपर में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट ऑन हीटिंग, अगर आप उसको हीट कर दोगे तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाते हैं। क्यों, हीट करने पर वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो वहां से क्रिस्टल हमारे लॉस हो जाते हैं। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O। देखो हाफ मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर वाटर के, ये भी वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है। सेट विद वाटर टू हार्ड जिप्सम यूज्ड फॉर कास्ट एंड स्कल्पचर। फॉर्मूला होता है CaSO4 into half H2O। CaSO4 into half H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर 2H2O लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, जिप्सम। तो हम जिप्सम से ही प्लास्टर बनाते हैं। CaSO4 2H2O में को अगर हम गर्म करें 373 केल्विन पर, तो हमारे 2H2O में से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, केवल हाफ H2O मॉलिक्यूल ही बनते हैं, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। POP भी हम इसको बोलते हैं। यूज है फ्रैक्चर में, डेकोरेशन में, इन सब में इसका यूज होता है। केमिकल टेस्ट, अब हम समझ लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट एंड टेस्ट। देखो एग्जाम ओरिएंटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना, केमिकल टेस्ट H2 एंड CO2 हमने जो पढ़ लिया है। एवरीडे केमिस्ट्री एंड pH की एवरीडे में क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, वो इंडिकेटर हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्ट के बारे में बताते हैं, चाहे वो pH इंडिकेटर हो, नेचुरल इंडिकेटर हो, सिंथेटिक हो, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर आपको याद करनी है बैलेंसिंग इक्वेशंस, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस सोल्ट, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोल्ट pH की प्रिडिक्शन कि कौन सा सोल्ट आपका न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको क्या मिलता है, कैथोड पर मिलती है क्लोरीन गैस, एनोड पर मिलता है आपको हाइड्रोजन एंड NaOH प्रोडक्ट। तो आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बीच में लगी होती है, ब्राइन मतलब NaCl का सॉल्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस।
फिर आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है भी डेफिनेशन, कुछ एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, सोल्ट की डेफिनेशन, डेली लाइफ के उनके यूज भी आपको आने चाहिए, उनकी रिएक्शन भी आनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। ये सारा आपको एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में 1 पेज पर ही कंप्लीट रिवीजन मिल गया है। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप पीडीएफ के लिए कमेंट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।